नमस्कार दोस्तों, विविध ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, आप थंबनेल देख रहे हो, सबसे अधिक अफीम उत्पादन कहाँ होता है, पूरा इतिहास अफीम का और ड्रग टेररिज्म, गोल्डन ट्रायंगल, इन सब के बारे में। तो मैं बता देता हूँ आज हम इस वीडियो में किसके बारे में जानेंगे, क्या जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अफीम के पौधे की उत्पत्ति और इसके बारे में, कैसे इसकी खेती होती है और कैसे सरकार का इसका नियंत्रण होता है। उसके बाद में अफीम का भारत में इसका आगमन कैसे हुआ उसके बारे में। उसके बाद में विश्व में इसका उत्पादन कहाँ होता है, कहाँ सबसे ज़्यादा होता है। और उसके बाद में हम बात करेंगे अफीम तस्करों के द्वारा कैसे गोल्डन ट्रायंगल परिवहन के माध्यम से पूरे विश्व में ड्रग सप्लाई किया जाता है, ड्रग टेररिज्म, ड्रग आतंकवाद के द्वारा। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अफीम के पौधे के बारे में। अफीम एशिया माइनर में इसकी उत्पत्ति हुई। अफीम के पौधे के अफीम का पौधा 1 वर्षीय होता है और इसकी हाइट 1 से 3 फीट लंबा होता है। अफीम का संग्रह या इकट्ठा कैसे करते हैं? अपरिपक्व फल में चीरा लगाकर किया जाता है। इसके संग्रहण में सीर या लेटेक्स के रूप में होता है। फरवरी से अप्रैल के मध्य होता है। इस सीर या लेटेक्स को सुखाकर अफीम का निर्माण करते हैं। 1000 या 1200 पादपों से लगभग 35 से 50 ग्राम अफीम इकट्ठी की जाती है। अफीम का आर्थिक महत्व, इसमें पाए जाने वाले एल्केलाइड्स मनुष्य के पर मस्तिष्क मेरुदंड तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसके अंदर मॉर्फिन पाई जाती है। मॉर्फिन दर्द निवारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके सेवन से क्या होती है? कब्ज होती है, जिसका मतलब ये है कि अगर जिसको दस्त या अतिसार लगता है तो वो इसे औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। भारत में अफीम की उत्पत्ति कैसी हुई ये हम जानेंगे। भारत के लोगों को अफीम या पोस्त के बारे में कोई जानकारी थी तो कब और कैसी हुई इसके बारे में कोई निश्चित नहीं है। फिर भी शेख अबुल फजल द्वारा संकलित आईने अकबरी में लगभग 1590 ईस्वी में अफीम का उल्लेख किया गया है। आगरा, अवध और इलाहाबाद के तत्कालीन सुबासों की वसंत में फसल की मुख्य रूप में किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब भारत आगमन हो गया तब इनके द्वारा बंगाल व बिहार में इसका उत्पादन किया जाता था व्यापार के रूप में, और इसके प्रमुख खरीदार थे डच। 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अफीम के जो ड्रग्स तस्कर थे उनको पूरी तरह बर्बाद कर दिया, ड्रग्स डीलरों को। तो भारत में अफीम की खेती पर सरकार का नियंत्रण है। इसके लिए एनडीपीएस एक्ट 1985 अंडर सेक्शन 8 इसकी खेती के लिए लाइसेंस लेना होता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स 2 अप्रैल 1949 की इसकी स्थापना। ये पूरे देश में अफीम के उत्पादन पर नियंत्रण करता है। अब बात करते हैं विश्व के अंदर अफीम के उत्पादन के बारे में। इससे पहले अफीम के कई पर्यायवाची इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसे नाग, झाग, कसनागरा, काली, अमल, कुहात, नागफेण, पोस्त, अफीम, कालागर इत्यादि के रूप में भी जाना जाता है। अफीम की उत्पत्ति के विषय में राजस्थान में एक दोहा काफ़ी प्रचलित है। अमल भैंस गए चावल, चौथी रिज का चार, इतरी दिना दाय जे व संग्रह दरबार। इसका मतलब है कि अफीम भैंस, गेहूं, चावल और रिज का घोड़े के लिए हरी घास, करण के विवाह पर यह सब वासंग ने दहेज में दिया था। अफीम का उत्पादन कैसे होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक उत्पादन अफीम का अफगानिस्तान में होता है, लगभग 84%। उसके बाद में म्यांमार में 7% और मेक्सिको में 6% और लाओस में 1%, बाकी अन्य देशों में होता है। लगभग पूरे विश्व के अंदर यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड कंट्रोल के अनुसार 6300 टन लगभग अफीम का उत्पादन होता है अकेले अफगानिस्तान के अंदर। अब बात करते हैं इसका सबसे अधिक कंजप्शन कहाँ होता है। जर्मनी में सबसे अधिक इसका कंजप्शन होता है 18.9%, यूनाइटेड स्टेट में 14.5% और स्पेन में लगभग 11.9% और यूके में 7.3%, फ्रांस में 5.4%, इटली में 4%, 3.3%, बाल्कन देशों में अदर में लगभग 25.2% के आसपास इसका उत्पादन होता है। भारत के अंदर इसका उत्पादन 3 देशों में होता है। मध्य प्रदेश, भारत के अंदर इसका उत्पादन 3 राज्यों में होता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में।
अब बात करते हैं अफीम ड्रग्स टेररिज्म, कैसे अफीम विश्व में पहुंचाया जाता है ड्रग तस्करों के द्वारा। इसे आप इस बात से भी समझ सकते हो, अफगानिस्तान के अंदर अफीम उत्पाद को यूरोप में पहुंचने में लगभग 18 महीने लगते हैं। संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय द्वारा वर्ष 2015 में रिपोर्ट के अनुसार लगभग 86% अफीम का उत्पादन करता है। विशेषकर अफगानिस्तान का दक्षिणी प्रांत अफीम उत्पादन के मामले में सबसे आगे, जहां तालिबान सबसे मजबूत स्थिति में। गौरतलब है कि अकेले हेलमंद प्रांत में 70% अफीम का उत्पादन होता है, जबकि इसके पूर्व में स्थित कांधार इस मामले में दूसरे स्थान पर है। 2014 में अफगानिस्तान से नाटो सैनिकों की वापसी के बाद अफीम के उत्पादन में एकाएक वृद्धि हुई, क्योंकि इस क्षेत्र में वापस तालिबानों का कब्जा हो गया है। अफीम की खेती के लिए मैसूर, हेलमंद और कंधार के कई जिलों पर कर लिया। वैसे भी तालिबान की अर्थव्यवस्था का मूल आधार अफीम उत्पादन ही है, क्योंकि अफीम की तस्करी से प्राप्त धन से ही वे अपने राशन, हथियार एवं लड़ाकों के लिए खर्च जुटाते हैं। वैसे नशीले पदार्थों के कारोबार के मामले में तालिबान अंतर्राष्ट्रीय बाजार की निगरानी भी करता है। जब कभी हेरोइन आदि की कीमतों में गिरावट आती है तो तालिबान इसकी आपूर्ति रोककर कीमतों में वृद्धि भी करता है। एक तरह से इसके व्यापार को तालिबान द्वारा संचालित किया जाता है। जबकि अफगानिस्तान में उत्पादित अफीम को हेरोइन में बदलकर विश्व बाजार में फैलाने का कार्य पाकिस्तान करता है, जो इसका पड़ोसी है। पाकिस्तान से इस हेरोइन को विश्व बाजार तक पहुंचाने के लिए भारतीय पंजाब का ट्रांजिट रूट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा महत्वपूर्ण ड्रग रूट है। खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान पंजाब होते हुए हेरोइन को भारतीय पंजाब में भेजा जाता है। इसी तरह का एक मार्ग कराची होते हुए खाड़ी देशों के लिए जाता है। अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान की सीमाओं से होकर बड़ी मात्रा में अफीम और हेरोइन को बाल्कन देशों के रास्ते यूरोप और अमेरिका तक पहुंचाया जाता है। अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान का अफीम के कारोबार वाला ये क्षेत्र गोल्डन क्रिसेंट के नाम से परिचित है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो। यह क्षेत्र एशिया में अफीम के अवैध कारोबार के लिए कुख्यात है। अफगानिस्तान में बड़ी मात्रा में उत्पादित इस अफीम का मुख्य बाजार पश्चिमी यूरोप तथा रूस है। अफगानिस्तान में उत्पादित हेरोइन का लगभग 1/3 बाल्कन रूट द्वारा यूरोप तक पहुंच जाता है, जबकि लगभग 1/4 हेरोइन का उत्तरी मार्ग से ईरान होते मध्य एशिया तथा रूस में पहुंचाया जाता है। अफगानिस्तान के अलावा एशिया में हेरोइन उत्पादन के दूसरे प्रमुख क्षेत्र म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का क्षेत्र है। यह क्षेत्र गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान के सर्व प्रमुख अफीम उत्पादक देश बनने से पहले यही क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन करता था। वर्तमान में भी अफगानिस्तान के बाद म्यांमार दूसरा सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है। म्यांमार में उत्पादित इस अफीम को उत्तरी थाईलैंड और बैंकॉक होते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया से हेरोइन मुख्य रूप से अमेरिका में भेजी जाती है। गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र उत्पादित हेरोइन को अमेरिका तक पहुंचाने के लिए कैलिफोर्निया तक हवाई प्रवेश मार्ग है, परंतु कुछ मात्रा में ड्रग्स न्यूयॉर्क सिटी और वाशिंगटन डीसी में भी पहुंचाया जाता है। दक्षिण अमेरिका कोलंबिया क्षेत्र कोकीन का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, जो पहले से अमेरिका के लिए सरदर्द बना हुआ है। कोलंबिया से कोकीन मैक्सिको पहुंचाई जाती है और वहां से अमेरिका और कनाडा के लिए भेजा है। वैसे तो यूरोप में कोकीन सप्लाई का मुख्य स्रोत कोलंबिया है। कोलंबिया से पेरू और बोलीविया होते हुए कोकीन को यूरोप तक पहुंचाया जाता है। यूके की एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में जब्त किए गए कोकीन में से लगभग 90% कोलंबिया से ही भेजी जाती थी। वर्तमान में इस संगठन कोलंबिया का एक कुख्यात आतंकवादी संगठन है फार्क। मूल रूप से इसका काम है तस्करी, ये तस्करी करता है पूरे विश्व में ड्रग की। वर्तमान में इस संगठन ने कोलंबिया के लगभग 30% क्षेत्र पर कब्जा किया। इसकी गतिविधियां बढ़ती जा रही है। हालांकि अमेरिका ने कोलंबिया के ड्रग माफियाओं से लड़ने में काफ़ी ऊर्जा व धन झोंका है, पर कोई खास परिणाम इस पर नहीं मिले। अब बात करते हैं भारत के अंदर कैसे ये ड्रग्स पहुंचा जाता है। 1970 के दशक में देश का ब्रेड बास्केट कहा जाने वाला पंजाब आज पूरी तरह से ड्रग्स की गिरफ्त में आ चुका है। पंजाब में तो ड्रग्स वाली गली के नाम से भटिंडा या आदि पूरे क्षेत्र पूरे भारत में चर्चा के विषय बने रहते हैं। देश में ड्रग तस्करी को लेकर किए जाने वाले विभिन्न सर्वेक्षणों में पंजाब को ड्रग्स का अड्डा बताती हैं। एम्स के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर ने अपने एक सर्वेक्षण में इस बात का खुलासा किया है। पंजाब में एक बड़ी युवा आबादी ड्रग्स की आदी हो चुकी है। तो हमें पता ही है कि पंजाब में चुनाव ड्रग्स के नाम पर लड़े जाने लगे हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान की तरफ से आने वाले इस जहर को शहर देने में स्थानीय नेताओं की बड़ी भूमिका रहती है। स्थानीय नेताओं के अलावा विभिन्न सरकारी अधिकारी इस कार्य में संलिप्त है।
चूँकि ड्रग तस्करी को वे एक सामान्य अपराध की तरह समझते हैं जिसे संरक्षण देने मात्र से उन्हें बड़ी मात्रा में अवैध धन की प्राप्ति होती है, इसलिए वे ड्रग तस्करी की ओर से आंखें बंद किए रहते हैं। लेकिन ड्रग तस्करी को एक सामान्य अपराध समझकर यह बड़ी मात्रा में अवैध धन प्राप्त के लालच से इसे अनदेखा करना भारत की एक आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़े खतरे हैं। अगर हम संपूर्ण वैश्विक स्थिति पर गौर करें तो पाएंगे कि ड्रग तस्करी वैश्विक अर्थव्यवस्था में समानांतर रूप से स्थापित होती है, जो आतंकवाद के वैश्विक प्रसार का माध्यम बनती जा रही है, क्योंकि ड्रग्स के माध्यम से आतंकवाद पैसा एकजुट करता है और जिसे दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाने के रूप में इसका प्रयोग करता है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। विश्व के अन्य देशों की तरह भारत में भी ड्रग तस्करी के माध्यम से आतंकवाद के प्रसार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग तस्करी ने भारत में खासी घुसपैठ बना दी है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हाल ही में राजस्थान से सीमावर्ती जिलों में बड़ी मात्रा में ड्रग्स हेरोइन बरामद की गई थी, जिसे सुरंग के द्वारा देश के अंदर पहुंचाया जा रहा था। एक बड़ी कामयाबी मिली थी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइए, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। और ऐसे ही और ढेर सारे ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को बताइए। धन्यवाद।